नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं होशियारमल स्वामी अपनी इस ऑनलाइन क्लास के अंदर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर, जो कि रिट के सिलेबस में ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। वैसे ये सदाबहार टॉपिक कहा जा सकता है। एक भारत का नागरिक होने के नाते हमें इसका अध्ययन होना जरूरी है, इसका ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक कौन सा रहेगा? आज हमारा टॉपिक रहेगा लोकतंत्र में निर्वाचन। लोकतंत्र में निर्वाचन व मतदाता जागरूकता। अति महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों। रिट के लिए तो है ही है, जो सेकेंड लेवल की तैयारी कर रहे हैं एसएसटी सामाजिक अध्ययन से, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है इससे। वैसे भी हमें सामान्य नॉलेज के लिए इस टॉपिक का ज्ञान होना अति आवश्यक है, जिसके अंदर हम बात करेंगे भारत के चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन की साथियों, जो कि हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर बात की थी भारतीय संविधान के भाग 15 की, जो कि निर्वाचन संबंधी, इलेक्शन संबंधी था। उसके अंदर हमने देखा था कि भारत के चुनाव आयोग की व्यवस्था कैसे कर रखी है। आज उसी के ऊपर हम व्यवहार में कैसी स्थिति है, वर्तमान में भारत के अंदर चुनाव आयोग की स्थिति पे है, उसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे साथियों। तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूं कि आज वाला टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को अभी अपने दोस्तों के साथ, अपने जो भी फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलना। प्यारे विद्यार्थियों, मेरे युवा साथियों, ये मैं आपसे बार बार निवेदन करता रहा हूं कि अपने वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अभी तक अपने इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब भी कर देवें और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक इसे पहुंचाने की कोशिश करो। जो ये जिम्मा मैंने आपको दिया है साथियों, जो मैं बार बार आपको कहता भी रहा हूं कि अपना ये चैनल आगे से आगे ग्रोथ करे, इसके लिए आपका सहयोग, स्नेह और प्यार मिलना बहुत जरूरी है। आपके बिना कुछ भी नहीं होगा हमारे इस चैनल का साथियों। आगे ना बात समझ में? ठीक है। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये बात तो आप बार बार कह रहे हो सर, जो कॉलेज के अंदर, कोचिंग के अंदर जो ऑफलाइन क्लास चलती है उसके अंदर जितना इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, उतना ऑनलाइन में नहीं आता। हाँ साथियों, ये बात एकदम सही है, क्योंकि साथियों मैं बार बार कह रहा हूं कि यहां पर कैमरे के सामने कैसे रोचकता आएगी, ये तो बताओ। जब मेरे प्यारे विद्यार्थी सामने बैठे होते हैं उस समय ही ये मानो कि एंजॉय और बढ़िया तरीके से क्लास चलती है, ये तो आपने भी देखा होगा। हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं कोशिश जरूर कर रहा हूं कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर पहुंचाऊं, रोचकता भी लाने की कोशिश करता हूं, लेकिन साथियों क्लास जैसी रोचकता नहीं आएगी। हाँ, आपके पास मैटर बहुत आ जाएगा, नॉलेज आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हो। अच्छी प्रकार से वीडियो को अंत तक पूरा देखोगे, सुनोगे, समझोगे, उसके बाद में देखना कि आप अपना मूल्यांकन करके कि हाँ क्लास कितनी बढ़िया हुई है, और उसके बाद में शेयर कर देना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है ना? तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक रहेगा लोकतंत्र में निर्वाचन। कि लोकतंत्र में निर्वाचन कैसे होते हैं? चुनाव। निर्वाचन का अर्थ क्या होता है? चुनाव होता है साथियों। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कह देंगे निर्वाचन और चुनाव अलग अलग। ना जी ना, एक ही शब्द है, पर्याय है। उसके बाद में मतदाता जागरूकता, जो आज बहुत ही जरूरी है हर लोकतंत्र में। साथियों
आज का जो युग है ना वो लोकतंत्र का युग है। 100 से अधिक देशों ने लोकतंत्र को अपना रखा है। लोकतंत्र सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था है आज विश्व की। तभी तो देख लो भारत ने अपना रखा है और विश्व का नंबर 1 सबसे बड़ा लोकतंत्र अपना देश भारत। इतने मतदाता भारत के अंदर है उतने किसी भी देश में नहीं है। साथियों आज हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे संक्षेप में। समय रहा तो मैं आगे विस्तार से और क्लासे वीडियो बना दूंगा, लेकिन फिर भी आप किसी भी गाइड से, बुक से, नोट से अगर पढ़ते हो तो ये बातें जरूर पढ़ लेना इस टॉपिक के लिए। आगे बात समझ में, ठीक है ना साथियों। अपनी तैयारी को निरंतर कंटिन्यू जारी रखो। इस बार कुछ करके दिखाना है। अपने मम्मी पापा के सपने पूरे करने हैं। सफलता हर हाल में हमें प्राप्त करनी है। और साथियों सफलता के लिए एक ही तरीका है, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करना। सफलता का शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। हाँ गाइड आप तरह तरह की लाओगे, लेकिन मैं नहीं कहता कि ज्यादा से ज्यादा बुकें लेके आओ, ना जी ना। एक भी बुक हो उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लो, अच्छा स्कोर बना सकते हो, सिलेक्शन करवा सकते हो। उसको ही आप 2, 3 या 4 बार निकाल दो, ज्यादा गाइड लाने की जरूरत नहीं है। हाँ जो अब सिलेबस में कुछ नए टॉपिक जोड़े हैं उनको जरूर देख लेना, क्या होता पेपर सेटर उनसे क्वेश्चन बना सकता है। जब भी तैयारी करे हो सिलेबस आपके सामने होना चाहिए, तभी अच्छी तैयारी होगी। हर टॉपिक को छूते हुए चलना है। ये नहीं कि ये टॉपिक अब जुड़ा है, बड़ा है, हार्ड है, इसको छोड़ दे, ना जी ना। साथियों ऐसी गलती मत करना। जो भी आपके पास मैटर है वो पर्याप्त है, बहुत बढ़िया है। जो आपने नोट्स बनाई हैं वो अच्छे बनाई हैं, उन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लो, सॉलिड तैयारी हो जाएगी। साथियों अपने एग्जाम के दिन बहुत कम बचे हैं अब, इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय दो अपनी तैयारी को। एक्स्ट्रा जो भी कार्य उसमें कटौती कर लो, कमी कर दो उसमें, और ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करो। आपने जो नोट्स बना रखे हैं उनको पढ़ो, चाहे आपके पास गाइड हो, बुक हो, नोट्स हो, उनको ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। उन किताबों को काली पीली लाल कर दो साथियों, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। आई बात समझ में। जो भी आपका सब्जेक्ट कमजोर है उसकी तरफ थोड़ा और ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि उसे भी कवर करना जरूरी है। क्या होता पेपर सेटर उससे क्वेश्चन निकाल ले, है कि नहीं, है ना। सही बात साथियों, इसलिए पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। हाँ साथियों तो आज हम बात करें लोकतंत्र की। ध्यान देना, लोकतंत्र का अर्थ हमें आना चाहिए सबसे पहले। जो हम बार बार कहते हैं जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, जनतंत्र, डेमोक्रेसी, भीड़ तंत्र। आज सबसे ज्यादा देशों में लोकतंत्र शासन व्यवस्था देखने को मिलेगी, क्योंकि आज सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था यही है। इसके अर्थ को लेकर के आपके सस्पेंस नहीं होना चाहिए। जैसे कि अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन ने 1862 में गेटिसबर्ग के अंदर, गेटिसबर्ग नामक स्थान के ऊपर उन्होंने लोकतंत्र की परिभाषा बता दी थी। लोकतंत्र वह शासन होगा जिसमें जनता का, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन होगा, वही कहलाएगा लोकतंत्र। जिसमें जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होगी, जनता का एक बहुत बड़ा तबका ये मानो कि शासन कार्य में भाग लेगा।
जनता की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी होगी वही कहलाएगा लोकतंत्र, या प्रजातंत्र कह दो या जनतंत्र कह दो। और आज देख रहे हो आप विश्व के लगभग देशों में कौन सी शासन व्यवस्था है, लोकतंत्र है, प्रजातंत्र है, जनतंत्र है, और अपने देश भारत में तो है ही। आगे इतनी बात समझ में। हाँ, आगे देखो, लोकतंत्र के दो रूप माने जाते हैं, दो प्रकार कहे जा सकते हैं लोकतंत्र के। एक तो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनता स्वयं डायरेक्ट भाग ले, स्वयं कानून बनाए, स्वयं शासन करे, वो तो कहलाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो आज बहुत कम देशों में देखने को मिलेगा साथियों। जिसमें सबसे बड़ा उदाहरण हम देख सकते हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र का, वो है स्विट्जरलैंड जो देश है यूरोप के अंदर, उसके अंदर प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ साधनों को अपना रखा है। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है तो वो स्विस देश है, स्विट्जरलैंड है, ठीक है ना। जबकि दूसरा होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो कि जहां जनता स्वयं भाग नहीं लेगी, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेंगे, वही कानून बनाएंगे, वही शासन करेंगे, जनता का इनडायरेक्ट रूप से रोल होगा, उसे कहेंगे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। और इसका एक नाम और भी है जिसे प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र भी कहा जा सकता है, और कहा भी जाता है। प्रतिनिधियों के द्वारा शासन किया जाता है, जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती, जनता स्वयं भाग नहीं लेती। और आज जहां लोकतंत्र है, लगभग देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, जैसे कि अपने देश भारत में। आगे बात समझ में। लोकतंत्र के कितने रूप? दो। प्रत्यक्ष, जहां जनता सीधे भाग ले, स्वयं भाग ले, स्वयं कानून बनाए, स्वयं शासन करे, वो तो होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो आज नहीं के बराबर है विश्व के देशों में। जबकि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां जनता स्वयं भाग न लेकर के जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेंगे, वो कानून बनाएंगे, वही शासन करेंगे, इसे कहते हैं प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा समर्थक विद्वान था रूसो, जीन जैक रूसो। जबकि यह प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रतिनिधात्मक का जो समर्थन करने वाला विद्वान था वो था J.S. मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, जिन्होंने प्रतिनिधात्मक नाम से एक बुक भी निकाली थी। प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के ऊपर विचार नाम से पुस्तक भी निकाली थी मिल विद्वान ने। हाँ साथियों, उसके बाद में भारत में लोकतंत्र, जो कि भारत में लोकतंत्र कायम करने के लिए दो प्रकार के चुनाव कहे जा सकते हैं। एक तो होता है आम चुनाव, जिसमें संपूर्ण देश की जनता भाग लेती है एक दिन में, या फिर कह सकते हैं कुछ अंतराल के दिनों में एक साथ जो चुनाव होंगे और जिनका रिजल्ट एक ही दिन आएगा, उसे कहते हैं आम चुनाव। जैसे कि अपनी लोकसभा के आम चुनाव होते हैं, पूरे भारत की जनता भाग लेती है। उसी प्रकार हम कहेंगे राज्य में विधानसभा के चुनाव एक प्रकार से राज्य में आम चुनाव ही होंगे। उसके बाद में हम कहेंगे उपचुनाव, जब किसी भी प्रत्याशी की, कहने का जो जनप्रतिनिधि है ना, उसकी मृत्यु हो जाए या त्यागपत्र दे दे, उसके बाद में जो चुनाव होते हैं वो उपचुनाव कहलाते हैं। मध्यावधि होते हैं, वो बीच में अवधि में अलग बात है। वैसे हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। आम चुनाव, भारत में पहले आम चुनाव कब हुए? 1952 में, जो कि अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव, पहली लोकसभा के चुनाव। अब तक भारत में कितने आम चुनाव हो चुके? 17 आम चुनाव हो चुके हैं साथियों, मई 2019 तक। आगे बात समझ में। तो लोकसभा के चुनाव को हम क्या कहते हैं? आम चुनाव कहते हैं, जो कि प्रथम आम चुनाव याद रखना 1952 में हुए थे। प्रथम आम चुनाव
पहली लोकसभा का गठन 1952 से 57, 5 वर्ष का कार्यकाल। उसके बाद में आप कह सकते हो कि भारत में लोकतंत्र कायम करने के लिए, जो कि जनता का समर्थन करने के लिए उनकी भागीदारी, क्योंकि चुनाव लोकतंत्र के प्राण होते हैं, चुनाव है वो लोकतंत्र के प्राण माने गए हैं। और चुनाव का संचालन कौन करेगा? राजनीतिक दल, पॉलिटिकल पार्टीज करेगी। जैसे कि भारत में आप देखोगे साथियों, 8 तो राष्ट्रीय दल है, उसके बाद में प्रांतीय और क्षेत्रीय दल है, और उसके बाद में पंजीकृत दल है। इसलिए साथियों, लोकतंत्र में चुनाव अति आवश्यक है, लोकतंत्र में चुनाव जरूर होंगे। इसलिए आप कह सकते हो कि भारत की चुनाव जो प्रणाली है उसकी कई विशेषताएं हैं। जैसे कि वयस्क मताधिकार अपना रखा है यहाँ पे मूल संविधान में, जहां पर 21 वर्ष की आयु थी उसे 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 की जगह 18 वर्ष कर दी गई। सार्वभौमिक मताधिकार यहाँ पे प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष दोनों तरीके की चुनाव प्रणालियां यहाँ पे है। जैसे कि लोकसभा, विधानसभा, इनके चुनाव तो प्रत्यक्ष होते हैं, जबकि राज्यसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके चुनाव अप्रत्यक्ष होते हैं। उसके बाद में गुप्त मतदान और खुला मतदान यहाँ पे अपनाया गया। वहीं आरक्षित चुनाव प्रणाली के साथ साथ संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई है और साथ में संयुक्त भी रख दी गई है। जैसे कि हमारे लोकसभा में SC ST को आरक्षण है, SC को 84, ST को 47, उसके बाद में 412 सामान्य जो संयुक्त कही जा सकती है। इसी प्रकार हमारी विधानसभा में भी आरक्षण है। तो कहने का मतलब यही है कि भारतीय चुनाव प्रणाली की कई विशेषताएं हैं। साधारण बहुमत से भी जीत है और अनुपाती प्रतिनिधित्व की प्रणाली पर भी है, न्यूनतम कोटा भी निकलता है। तो कहीं पे आप देखोगे अग्रता ही विजेता का नियम भी है कि जिसके ज्यादा वोट आ गए वो जीत गया। तो ये सारी भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषता है। वैसे साथियों, पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था के अंदर जहां पर भी आप चुनाव देखते हो वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। लोकतंत्र में निर्वाचन, वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, कभी समय रहा तो और विस्तार से चर्चा करेंगे और आपसे रूबरू होऊंगा। साथियों, आ रही है बात समझ में? तो वीडियो आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना मेरे साथियों। आ रही है बात समझ में? कहीं बोर तो नहीं हो रहे ना? बहुत सी बातें मैं मौखिक बोल रहा हूं कि इस बोर्ड के ऊपर सही प्रकार से सारी बातें ना लिखी जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे साथियों तक सारी बात पहुंच जाए, इसलिए बहुत सी बातें मैं मौखिक भी बोल रहा हूं। इसलिए अपने दिमाग को खुला रखो और कहीं नहीं जाना, केवल इस वीडियो के अंदर ही रहो, तभी अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। पल्ले पड़ी को नहीं पड़ी साथियों, ठीक है ना? समझ गए? देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी मुस्कुरा रही हैं कि सर बीच बीच में मारवाड़ी भी बोल रहे, कितना अच्छा लगे जो कि हम उससे मुस्कुरा सके, हंस सके कि हाँ सर ने बीच में मारवाड़ी भी बोली है। देखो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी हंस रही हैं, मुस्कुरा रही हैं। हाँ साथियों, आगे देखो, जो कि चुनाव क्यों, चुनाव जरूरी है। चुनाव ही वह ऐसा साधन है जिसके माध्यम से एक लोकतांत्रिक राज्य में जनता को भागीदारी का भाव उत्पन्न होता है। एक लोकतांत्रिक राज्य के अंदर उन्हें यह लगेगा कि सार्वजनिक क्षेत्र में हमारा भी योगदान है, हमारा अपनापन भी है, हमारा भाव भी उत्पन्न होगा उनमें। इसलिए चुनाव तो जरूरी है, लोकतंत्र के प्राण है चुनाव।
चुनाव की जरूरत क्यों? चुनाव की जरूरत इसलिए होगी कि हमें सरकार का गठन करना होगा, सरकार बनानी होगी, तो जनप्रतिनिधियों को चुनना पड़ेगा। और चुनने के लिए क्या चाहिएगा? चुनाव। तो सरकार बनाने के लिए नंबर 2, जो हमारे लिए कानून बनाते हैं, विधि का निर्माण करते हैं, उनको भी चुनने के लिए चुनाव ही जरूरी है साथियों। उसके बाद में बड़े फैसले लेने वाले जो लोग हैं, उनका भी हमें चुनाव करना होगा, जो हमारे लिए बड़े फैसले ले सके। इसलिए चुनाव की जरूरत है साथियों। सीधी सी बात तो ये, सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए, सरकार की स्थापना गठन के लिए चुनाव तो जरूरी है साथियों। चुनाव के बगैर हम जनप्रतिनिधियों को चुनेंगे कैसे? बता दो। हाँ साथियों, अब उसके बाद में देखो, चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है भारत में, यह अति महत्वपूर्ण है। चुनाव प्रणाली जो हम देखते हैं, भारत का चुनाव आयोग चुनावों का संचालन करता है, चुनाव की प्रक्रिया को संपन्न करता है। तो इसके अंदर कौन कौन सी बातें आएगी? सबसे पहले तो चुनाव आयोग का कार्य होगा निर्वाचन क्षेत्र बांटना, ये क्रम ध्यान देना। सबसे पहला कार्य होगा देश को छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे हिस्सों में निर्वाचन क्षेत्र के रूप में बांटना, कि ये गांव इस क्षेत्र में आएंगे, ये शहर गांव इस क्षेत्र में आएंगे। उसे बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। समझ गए क्या? आपका गांव भी किसी निर्वाचन क्षेत्र में आता होगा, चाहे वो लोकसभा के चुनाव में आए, एमपी या सांसद के, या फिर विधानसभा के चुनाव में आए, जो कि विधायक या एमएलए के चुनाव में। आ रही ना बात समझ में? तो इसलिए सबसे पहला काम होगा निर्वाचन क्षेत्र बांटना। सबसे पहला काम क्या होगा? निर्वाचन क्षेत्र अलग अलग निर्वाचन क्षेत्र बांटना, कि ये लो ये निर्वाचन क्षेत्र है देश के, इसी के आधार पे वोट होंगे, चुनाव होंगे। समझ गए? उसके बाद में दूसरा जो काम किया जाएगा वह आरक्षित चुनाव क्षेत्र, SC ST जो भी हमारे यहां आरक्षण दे रखा है, जिन भी वर्ग को, संप्रदाय को, उनके आधार पर आरक्षित चुनाव क्षेत्र भी आवंटित किए जाएंगे, बांटे जाएंगे। क्या भी? ये तो होगा SC का, ये होगा ST का, ये होगा सामान्य का। इस तरीके से ये दूसरा कार्य कहा जा सकता है। वैसे दोनों एक ही हो गए, निर्वाचन क्षेत्र बनाना, निर्वाचन क्षेत्र बनाना, निर्वाचन क्षेत्र बनाना। उसके बाद में तीसरा अति महत्वपूर्ण कार्य मतदाता सूचियां तैयार करना या करवाना। एक ही बात है। जब भारत का चुनाव आयोग चुनाव से जस्ट पहले, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, चाहे आप कहोगे विधानसभा के चुनाव हो, उससे 2, 3, 4 महीने पहले नई मतदाता सूची तैयार करवाई जाती है, और अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं वोटर लिस्ट तैयार करना। क्योंकि जो कि उसमें नाम जुड़वाए भी जा सकते हैं, उससे हटाए या काटे भी जा सकते हैं। मान लो किसी की मृत्यु हो गई, बूढ़े व्यक्ति की, डोकरी के, एक प्रकार से डैणिये की, तो उसका नाम काट दिया जाएगा। और मान लो किसी लड़की की शादी हो गई और वो दूसरे घर चली गई अपने ससुराल में, तो उसके गांव से नाम काट दिया जाएगा और वहां जोड़ दिया जाएगा। उसी प्रकार से किसी लड़के या लड़की की आयु 17 के बाद में 18 वर्ष हो गई, तो उसका मतदाता सूची में नाम लिख दिया जाएगा। आगे ना बात समझ में? तो कहने का मतलब है मतदाता सूचियां तैयार करना। उसके बाद में नंबर 4 आप कहोगे चुनावों के लिए अधिसूचना जारी करना। कौन करेगा? भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन करेगा, जो कि अधिसूचना, उसके बाद में पूरी डेट निकाल दिया जाएगा, पूरा टाइम टेबल। कहने आचार संहिता कब से कब तक रहेगी, जो कि 30 से 90 दिनों के बीच रहती है आचार संहिता। आचार संहिता का अर्थ होगा साथियों, जो कि राजनीतिक पार्टी
और जो उम्मीदवार है ना उनके लिए कुछ नियम कानून कायदे कि उसके अंदर रहना होगा। अगर वो उसका उल्लंघन करते हैं तो आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। आ रही है क्या बात समझ में? तो कहने का मतलब यही है, आचार संहिता की तिथि बताएगा, नामांकन भरने की तिथि, वापस लेने की तिथि, उसके बाद में फाइनल सूची जारी करने की, फिर उसके बाद में प्रचार का समय जो कि आमतौर पे 2 सप्ताह दिया जाता है। आमतौर पे 2 सप्ताह 15 दिन आप कह सकते हो प्रचार प्रसार के लिए दिए जाते हैं, जिसे प्रचार अभियान कह सकते हो। कुछ माध्यम भी बता दिए जाएंगे कि आकाशवाणी के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा, गाड़ियों के द्वारा, बैनर के द्वारा, अन्य जो भी साधन के द्वारा वो प्रचार प्रसार कर सकता है। और उसके बाद में मतदान का दिन, जिसे हम लोकतंत्र का उत्सव कहते हैं, लोकतंत्र का उत्सव कहा जा सकता है। और उसके बाद में मतगणना का दिन, मतगणना का दिन कि वोटों की गिनती होगी। ध्यान दो साथियों, इसलिए चुनाव की हमारी प्रणाली क्या होगी उसके अंदर आपको ये क्रम याद रखना होगा। पहले सबसे पहले तो अधिसूचना जारी होगी, पूरी तिथियां तय कर दी जाएगी, पूरा टाइम टेबल बता दिया जाएगा। बाद में आचार संहिता के नियम बता दिए जाएंगे, आचार संहिता लगवा दी जाएगी पूरे क्षेत्र में जहां चुनाव हो रही है उस क्षेत्र में। तो ये प्रोसेस तो वैसे आपने देखी होगी साथियों। अगर आप 18 वर्ष से ऊपर की आयु के हो तो आपने मतदान भी किया होगा, जो हमारा राजनीतिक अधिकार है। वोट डालना, मत देना हमारा कौन सा अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है। ध्यान देना, मूल अधिकार नहीं है, सामाजिक अधिकार नहीं, ओनली फॉर राजनीतिक अधिकार है वोट डालना, मत देना। साथियों 18 या 18 से ऊपर की आयु के जो भी पुरुष और महिला होंगे वो सभी वयस्क मताधिकार मत का प्रयोग करेंगे। 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर, 18 वर्ष से कम का जो भी स्त्री पुरुष होगा, जो भी लड़का लड़की होगा, वो वोट नहीं दे सकता। आयु समझ में? 18 वर्ष और 18 वर्ष से ऊपर। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। उसके बाद देखो साथियों, भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक? क्या भारत में जो चुनाव हो रहे हैं क्या वो लोकतांत्रिक है? जनता का, जनता दो, जनता के लिए जो शासन होता है उसके लिए क्या सही है? हां जी, एकदम सही है साथियों। आप चाहे देख सकते हो कि भारत में जो चुनाव प्रणाली होती है उसके अंदर किस तरीके से जनता भाग लेती है, और जहां जनता भाग लेगी वो क्या कहलाएगा? लोकतंत्र कहलाएगा। और हम बात कर रहे हैं लोकतंत्र में निर्वाचन, लोकतंत्र में चुनाव, कैसी भूमिका है हमारी ये तो आप स्वयं ही देख सकते हो। अगर एक सभ्य और अच्छे नागरिक हो भारत के तो आपको इस बात का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है ना साथियों? समझ में आ रही है ना ये बातें? नोट कर लेना, बहुत ही काम की है। हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है लेकिन है महत्वपूर्ण, ये मैं आपको बार बार विश्वास दिला रहा हूं साथियों। हमारे जितने भी वीडियो बने हैं वो द बेस्ट है। आप उसका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हुए शेयर भी करो। चाहे वो हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रश्नोत्तरी हो टेस्ट सीरीज, चाहे राजस्थान भूगोल की टेस्ट सीरीज हो, राजस्थान इतिहास की टेस्ट सीरीज हो, चाहे आप कहोगे भारत के इतिहास की टेस्ट सीरीज हो, अति महत्वपूर्ण है वो प्रश्न जो आपको भविष्य में एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और उस समय याद करना, होशियार जी सर को क्या सर सही कह रहे थे, इन क्वेश्चनों में से ही आएंगे और वही आ गए एग्जाम में। इसलिए एक एक वीडियो को अच्छी तरीके से देखना, सुनना और समझना। सुन गए ना जी? ठीक है जी, चले आगे। हाँ जी, आगे देखो, जो कि भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक है, इस कारण लोकतांत्रिक है हम कह सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो है स्वतंत्र चुनाव आयोग।
भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग है, जिसके बारे में अब हम देखेंगे। भारत का चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, ठीक है। उसके बाद में नंबर 2 हम देख सकते हैं, चुनावों में लोगों की भागीदारी, बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। कई तो राजनीति में आपने देखा होगा, जब चुनाव आते हैं ना तो कई बार लोगों को रात को नींद तक नहीं आती। अपने मारवाड़ी में कहते हैं ना, उनके पैरों के घुंघरू बंध जाते हैं। क्यों एक्टिव हो जाते हैं? उनको पता है कि हमें बढ़ चढ़ करके भाग लेना है। कई तो आपने देखो ऐसे कार्यकर्ता है, उम्मीदवार की भी जरूरी नहीं है, जनप्रतिनिधि बनने की जरूरत नहीं है, वैसे ही प्रचार करते रहते हैं एक अच्छे कार्यकर्ता के रूप में। ऐसा देखा होगा, आपके घर में परिवार में भी कोई होगा जो राजनीति में रुचि लेता होगा। हो सकता है आप भी लेते होंगे, और अभी नहीं तो आगे आने वाले समय में ले भी सकते हो। तो उस समय ध्यान देना कि चुनाव में लोगों की बहुत ही भागीदारी होती है, तभी तो ये लोकतांत्रिक है, हम कह सकते हैं। उसके बाद में चुनावी नतीजों को स्वीकार करना। जो भी चुनावी नतीजे आते हैं, परिणाम आता है, उसको सभी स्वीकार करते हैं, जनाधार को सभी स्वीकार करते हैं। चाहे वो कितनी भी बुरी तरीके से हारा हो, लेकिन फिर भी वो हाथ जोड़ के कहते हैं कि मैं जनता के इस जनाधार को स्वीकार करता हूं, जो हमें सत्ता से बाहर कर दिया या सत्ता के अंदर ले आए। सभी जनता के आगे हाथ जोड़ते हैं साथियों। क्यों? क्योंकि नतीजों को स्वीकार करना होगा। अगर नहीं करेंगे तो 5 साल बाद वापस जनता के दरबार आना पड़ेगा उन सभी को। इसलिए स्वीकार नहीं करेंगे तो कहां जाएंगे बता दो। चाहे हार गए हो, फिर भी वो हाथ जोड़ करके पूरी जनता को ये मानो अपनी हार स्वीकार करेंगे कि ठीक है, कोई बात नहीं, हम हार गए, लेकिन फिर भी आपके लिए आगे कार्य करते रहेंगे। ऐसे कहते हुए सुना होगा ना आपने। हाँ जी, तो ध्यान देना, चुनावी नतीजों को स्वीकार करना, सभी स्वीकार करते हैं, चाहे वो कितनी बुरी हार हो, चाहे कितनी अच्छी जीत हो। हाँ जी साथियों, आगे देखो नंबर 4, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां। आज जो हमारी चुनाव प्रणाली में दोष है, जो चुनौतियां हैं, जो कमियां हैं ना, उनको सभी स्वीकार कर रहे हैं। जो कि एकदम स्वतंत्र है और निष्पक्ष है, कोई पक्षपात में नहीं है। सभी को यह शिकायत है कि धन बल की बढ़ती हुई भूमिका, बाहुबल की बढ़ती हुई भूमिका, ऐसी कई बातें हमारे सामने आती है जिसे सभी स्वीकार करते हैं इन चुनौतियों को कि हाँ, ये हमारे चुनाव के सामने रोड़े अटकाती है। कहने को लो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की चुनौतियां भी सभी के सामने हैं। एकदम पूरे भारतीय जनता को पता है कि हमारी चुनाव प्रणाली में ये दोष है, इन्हें दूर किया जाना चाहिए। इन चुनौतियों का हमें सामना करके और इन्हें दूर किया जाना चाहिए। इसीलिए तो कहा है कि मतदाता जागरूकता के प्रयास किए जाए, प्रयत्न किए जाए सरकार के द्वारा। जैसे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया, आपने देखा 25 जनवरी को। उसी प्रकार आप कहोगे शिक्षा के द्वारा ज्यादा से ज्यादा लोगों को सचेत किया जाए, जो कमियां उनको दूर किया जाए, और जो भी अगर चुनाव में कोई भी गड़बड़ी करता है, उपद्रव फैलाता है, असामाजिक तत्व होता है, तो उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। समझ गए ना? तो आज ये मानो हम सभी को जागरूक होना बहुत जरूरी है। अगर हमें एक अच्छे लोकतंत्र का निर्माण करना है, एक अच्छे लोकतांत्रिक देश, एक अच्छे लोकतांत्रिक राज्य या देश का हमें निर्माण करना है, ज्यादा ज्यादा विकास करना है, तो मतदाता का जागरूक होना बहुत जरूरी है। उसे पता होना चाहिए कि हमारे जनप्रतिनिधि कैसे हैं, उम्मीदवार कैसे हैं, किस तरीके की व्यवस्था चल रही है, उन्हें सभी बातों का नॉलेज होना चाहिए। उसे कहते हैं मतदाता जागरूकता, और इसके लिए एक ही माध्यम है, और वो है, ध्यान देना, शिक्षा। सभी को साक्षर किया जाए, सभी को साक्षर किया जाए, ज्यादा से ज्यादा उनको ये मानो उनकी जानकारी दी जानी चाहिए। जैसे कि हम मीडिया को देख सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस है, मीडिया है, समाचार पत्र है, इनके माध्यम से भी हम मतदाता को जागरूक बना सकते हैं, उनको
कहा जा सकता है कि भी मत डालना आपका राजनीतिक अधिकार है। अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करो। तभी तो आपने देखा 2014 में नोटो नाम से एक बटन भी लगाया गया था ईवीएम के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2004 से। उससे पहले तो आपने देखा जो कि मतपत्रों पे होता था चुनाव, उसके बाद में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो सबसे पहले गोवा राज्य में, सबसे पहले कहां प्रयोग किया गया, गोवा राज्य में किया गया, जो कि लोकसभा चुनाव के अंदर 2004 में किया गया था। जो कि नोटो का बटन है वो कब लगाया गया, 2014 में लगाया गया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि साथियों ये ऐसी बातें हैं जो व्यवहारिक नॉलेज के लिए हमें जरूरी पता होनी चाहिए। तो इसके लिए वैसे कोई फैक्ट नहीं निकल सकते, लेकिन इस टॉपिक को तैयार जरूर कर लेना। एक क्वेश्चन बना सकता है पेपर सेटर, और आगामी भविष्य में हमारी ये बातें काम भी आ सकती है। बोर तो नहीं हो रही हो ना, आ रही है बात समझ में? ठीक है साथियों, अब है आपका अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो कई मेरे प्यारे विद्यार्थी कई देर से इंतजार कर रहे थे कि भारत का चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन कब बताएंगे, जो कि भाग 15 से जुड़ा हुआ है ना साथियों। जो हमने पिछली क्लास के अंदर भाग 15 की चर्चा की थी, जो कि ध्यान देना साथियों, भारत का चुनाव या निर्वाचन आयोग हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 15 में जो कि अनुच्छेद 324 से लेकर के और 329 तक किसका उल्लेख है, इलेक्शन कमीशन का उल्लेख है। आगे ना बात समझ में। अब हम उसकी संरचना देख लेते हैं। सबसे पहला ही पॉइंट है गठन या स्थापना। तो ध्यान देना 25 जनवरी 1950 को हमारे चुनाव आयोग का गठन या स्थापना की थी शिवकुमार के नेतृत्व में, शिवकुमार सेन के नेतृत्व में। ये मानो कि सरकार के द्वारा चुनाव आयोग का गठन किया गया था। आजादी के बाद में भारत को एक लोकतांत्रिक राज्य बनाना था, जो संविधान में कहा भी गया है ना कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी प्रांत निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, यही है वो लोकतंत्र। और उसके लिए किसका होना जरूरी है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोग का होना जरूरी है, जो संवैधानिक निकाय है। संविधान में उल्लेख है साथियों, ये देखो भाग 15 में 324 से 329 के अनुच्छेद में। ठीक है, तो इसकी स्थापना जरूर तैयार कर लेना 25 जनवरी 1950। और इसी 25 जनवरी को वेरी वेरी मोस्ट है, ध्यान देना क्वेश्चन बन करके आ सकता है। 25 जनवरी को ध्यान देना राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 2011 से। यह भी मतदाता जागरूकता का एक परिणाम कहा जा सकता है कि मतदाता को जागरूक बनाने के लिए राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी घोषित कर दिया सरकार के द्वारा भारतवर्ष में, जो कि 2011 से प्रत्येक 25 जनवरी को। तो साथियों आपसे इंटरव्यू के समय पूछा जा सकता है कि 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है। तो साथियों इसका क्या कारण है, इसका कारण यह है कि 25 जनवरी 1950 को भारत के चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, गठन हुआ था, और एक सदस्य था उस समय शिवकुमार सेन को यह जिम्मा दिया गया था प्रथम चुनाव आयोग का। ठीक है, उसके बाद देखो नियुक्ति कौन करेगा, भारत का राष्ट्रपति करेगा, जो संसद विधि बनाएगी उसके अनुसार। ठीक है, तो अति महत्वपूर्ण नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा साथियों, नियुक्ति। ठीक है, और नियुक्ति होगी ये भी ध्यान देना। उसके बाद नंबर 3 संख्या, जो कि प्रारंभ में इसकी संख्या एक ही थी, एक सदस्य था। उसके बाद 1989 के कुछ महीनों को छोड़ करके उसमें फिर भी 3 सदस्य, लेकिन उसके बाद में अक्टूबर 1993 से इसे 3 सदस्य बना दिया। इनकी संख्या तय कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा, जबकि एक मुख्य और 2 अन्य हैं। ध्यान दो, जो अन्य प्रादेशिक आयुक्त भी नियुक्त कर सकता है राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की परामर्श या सलाह पे, जबकि ध्यान दो 1993 से इसे 3 सदस्य बना दिया गया। जब 3 होंगे ना उस समय मुख्य चुनाव आयुक्त
चीफ इलेक्शन कमीशन ना वो उनकी अध्यक्षता करेगा और बहुमत से निर्णय लिया जाएगा, बहुमत से निर्णय लिया जाएगा और अध्यक्षता मुख्य चुनाव आयुक्त करेगा। इस बात को भी नोट कर लेना। और वर्तमान में 3 सदस्यीय है, वर्तमान में कितना है, 3 सदस्यीय चुनाव आयोग है भारत का। इलेक्शन कमीशन एक मुख्य होगा और 2 अन्य होंगे। इसके अलावा प्रादेशिक चुनाव आयुक्तों की भी नियुक्ति की जा सकती है। उसके बाद में संख्या ध्यान देना राष्ट्रपति तय करेगा, ठीक है ना, और संविधान में लिखा हुआ भी ये बात। उसके बाद में योग्यता, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है इसकी योग्यता का, इसकी योग्यता का संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया। ये मान के चलो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो सुपर स्केल के अधिकारी होते हैं उन्हीं को भारत का चुनाव आयोग बनाया जाता है। सीनियर जो आईएएस अधिकारी होते हैं ना उन्हीं को बनाया जाता है। उसके बाद में शपथ, ध्यान देना नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा लेकिन राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं करेगा। कौन कहेगा? भारत का प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद जिसका नाम निकालेगी उसे ही भारत का राष्ट्रपति भारत का चुनाव आयोग बना देगा, चुनाव आयुक्त बना देगा। एक ही बात है। हाँ जी, शपथ ध्यान देना, संविधान में तो कोई उल्लेख नहीं है लेकिन भारत का राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा तीनों को। ये बात भी नोट कर लेना, तीनों को ही भारत का प्रेसिडेंट राष्ट्रपति शपथ दिलाएगा। समझ में तो आ रही है ना ये कहानी? तैयार कर लेना, आगामी कंपटीशनों में इससे क्वेश्चन आ सकता है। ये मैं बार बार आपको कह रहा हूं साथियों, नोट कर लो, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है, ठीक है। पल्ले पड़े तो है न थारे, बता दो कमेंट करके ये क्लास आपको कैसी लग रही है। हाँ साथियों, आगे देखो। उसके बाद में कार्यकाल, जो कि संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, नोट कर लेना, संविधान में कोई उल्लेख नहीं है लेकिन सामान्यतः 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो वही कार्यकाल होगा। 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो पहले हो, ये बात तो आपके समझ में आती होगी ना। राज व्यवस्था के विद्यार्थी हो तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए। मान लो कोई व्यक्ति 50 वर्ष का बना, 50 वर्ष का बनेगा तो 6 वर्ष रहेगा, 56 में रिटायर हो जाएगा। 65 साल तक नहीं, क्योंकि यहां उसके क्या हो रही हैं, 6 वर्ष पूरे हो रही हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखो, अगर कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु का बनता है चुनाव आयोग, तो उसके बाद में वो 6 वर्ष नहीं रहेगा, 6 वर्ष नहीं रहेगा, बल्कि वो 65 वर्ष की जब आयु होगी रिटायर हो जाएगा। जो भी पहले, आगे ना सुनिए, जो पहले हो वही कार्यकाल होगा। संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। आगे बात सुन में क्लियर है? इन बातों को अच्छी तरीके से समझ लो, बहुत काम आएगी भविष्य में। हाँ साथियों, आगे देखो, वेतन भत्ता, तो ध्यान देना संविधान में कोई उल्लेख नहीं है वेतन भत्ते का। दूसरी अनुसूची में भी नहीं है, दूसरी अनुसूची में भी इनके वेतन भत्ते का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन 2.50 लाख रुपए महीने की सैलरी मिलेगी प्रत्येक को, तीनों को बराबर होगी। 2.50 लाख रुपए मासिक वेतन मिलेगा। अन्य सभी सुविधाएं जो एक मंत्री को मिलती है, गाड़ी मिलेगी, आवास मिलेगा, चिकित्सा, पानी, बिजली का भत्ता मिलेगा। आवास में तो ये ध्यान देना, और तीनों की इक्वल होगी, तीनों की इक्वल, क्योंकि तीनों बराबर है। ध्यान देना, शक्तियां भी बराबर है, सिर्फ एक को मुख्य बना रखा है, जो कि तीनों बराबर होंगे। बहुमत से फैसला होगा 2-1 से। हाँ जी,
आगे देखो, हटाना, हाँ इसका उल्लेख है संविधान में, इसका उल्लेख कर रखा है संविधान में, अनुच्छेद 324 में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के समान हटाया जाएगा। ध्यान दो साथियों, सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जैसे हटाया जाता है, कहने का मतलब महाभियोग लगेगा। नोट कर लो, महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा ही हटाया जाएगा मुख्य चुनाव आयुक्त को। अन्य जो चुनाव आयुक्त है उसके मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। तो ध्यान देना साथियों, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय भारत का, उसके न्यायाधीश जस्टिस को जैसे हटाया जाता है वैसे ही भारत के चुनाव आयोग को हटाया जाएगा। ठीक है, वेतन भत्ता समझ में आ गया, हटाना समझ में आ गया। अब है त्याग पत्र, अस्तीफा जिसको कहते हैं। मैं यहां त्याग पत्र दूं और पेपर में आ जाए अस्तीफा, तो मेरी बाई कहीं सोचती रह जाएगी, कई मेरे प्यारे विद्यार्थी सोचते रह जाएंगे, सर ने त्याग पत्र तो बता दिया लेकिन ये अस्तीफा किसको देता है। तो साथियों एक ही बात होती है, त्याग पत्र कह दो या अस्तीफा कह दो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये सभी तीनों किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे अपना त्याग पत्र, अस्तीफा। नोट कर लेना साथियों, वैसे संविधान में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, नोट करना, संविधान में इन बातों का कोई उल्लेख नहीं है, और जहां पे मैंने बताया उनका संविधान में उल्लेख है साथियों। ठीक आ गई बात समझ में, क्लियर है। चले आगे, समझ में आ रहा है ना, ठीक है, बता दो ना साथियों। उसके बाद में कार्य व शक्तियां, वैसे मैंने बताया था कि इसका महत्वपूर्ण कार्य देश में चुनावों का संचालन करना, चुनाव की व्यवस्था करना, जैसा से पहले परिसीमन या सीमांकन तैयार करना, कि क्षेत्रों को बांटना, निर्वाचन क्षेत्रों को बांटना, जिसके विरुद्ध न्यायालय में अपील भी नहीं होगी, इसने जो बांट दिए वो बांट दिए। उसके बाद में मतदाता सूचियां तैयार करना, राजनीतिक दलों को मान्यता देना, उसके बाद में राजनीतिक दलों को आरक्षित चुनाव चिन्ह प्रदान करना, उसके बाद में आप कह सकते हो राष्ट्रपति और राज्यपाल को अर्ध न्यायिक कार्य कह सकते हैं कि उनकी सलाह देना, संसद सदस्य की निर्योग्यता के बारे में सलाह देगा राष्ट्रपति को, ये ध्यान देना। वहीं विधानमंडल के सदस्य की निर्योग्यता के संबंध में परामर्श या राय देगा राज्यपाल को, ध्यान देना। कौन, भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन। इसके अलावा आप कह सकते हो चुनाव संबंधी पूरी, जो कि यहाँ पे आपने देखा था कि अधिसूचना जारी करना, आचार संहिताएं लगवाना, तिथियां तय करना, नामांकन भरने की, वापस लेने की, फाइनल सूची की, उसके बाद में मतदान का दिन, मतगणना का दिन, ये सारे काम कौन करेगा, भारत का चुनाव आयोग करेगा, इलेक्शन कमीशन करेगा। नोट कर लेना, जिसे भारतीय संविधान के वरीयता क्रम में 9वां स्थान दिया गया है। कौन सा दिए, 9वां स्थान। जैसे पहला स्थान राष्ट्रपति का है वरीयता क्रम में, पहला नागरिक, और ये कौन सा नागरिक होगा, 9वें नंबर का नागरिक होगा भारत का चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, इसी, ठीक है ना, भाग 15 में है। हाँ जी, उसके बाद में आप कह सकते हो अन्य कई शक्तियां भी होती है, जैसे कि फोटोग्राफों से युक्त पहचान पत्र देना, जिससे कि जाली मतदान ना हो सके। उसके बाद में आप कहोगे कि चुनाव प्रशिक्षण देना, चाहे वो अधिकारियों को देना हो, चाहे आप कहोगे कि मतदाताओं को, जनता को देना हो, तो यही दिलवाएगा, देगा या दिलवाएगा एक ही बात है। इसके ऑर्डर से ही सारे काम होंगे, जो कि चुनाव खर्चे को तय करना उम्मीदवारों के, कि भी एमपी के लिए, लोकसभा संसद सदस्य के लिए तो 70 लाख रुपए कि वो खर्चा कर सकते हैं, ऐसी सीमा बंधी हुई है। उसी प्रकार विधानमंडल के लिए, विधानसभा के लिए 28 लाख तय कर रखी है, ध्यान देना साथियों। तो ऐसा कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके की व्यवस्था कौन करता है, भारत का चुनाव आयोग करता है, इलेक्शन कमीशन करता है। पहला काम तो इसका है, वो है सीमांकन और परिसीमन करना क्षेत्रों का, जिसके विरुद्ध न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। इसने जो कर दिया वो कर दिया, ये मानो सर्वा है। हाँ, राजनीतिक
दलों को जो आरक्षित चुनाव चिन्ह दिए जाते ना, उसके विरुद्ध ये मानो अपील की जा सकती है। आगे बात समझ में। वैसे साथियों, मैंने भारत के चुनाव आयोग के ऊपर पीछे भी एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हो। आज केवल मैंने लोकतंत्र में निर्वाचन में मतदाता जागरूकता टॉपिक के अंदर आपको निर्वाचन आयोग की भूमिका बताई है। इस तरीके से आप इस टॉपिक को तैयार कर सकते हो। मैंने केवल शॉर्ट में अति महत्वपूर्ण बातें ही आपके साथ साझा की है साथियों। वैसे ये टॉपिक बहुत बड़ा है, इसको आप अच्छी तरीके से तैयार कर सकते हो। लोकसभा के चुनाव, राज्यसभा के चुनाव, विधानसभा के, विधान परिषद के, राष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति के, इन सभी के चुनाव कौन करवाता है? चुनाव आयोग करवाता है। तो ये सारी व्यवस्था हमें पता होनी चाहिए। प्रत्येक चुनाव कौन से होते हैं, अप्रत्यक्ष चुनाव कौन से होते हैं, किस तरीके से अनुपातिक प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, न्यूनतम कोटा कैसे निकाला जाता है, सभी वर्गों को समान प्रतिनिधित्व कैसे दिया गया है, ऐसी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें पता होना चाहिए। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र बहुसदस्यीय, जबकि हमारे यहाँ बहुसदस्यीय नहीं है, एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र है और एक वोट एक मत है, एक वोट एक मूल्य के बराबर है। सार्वभौमिक मताधिकार है भारत के अंदर। जो क्षेत्र है उनमें भी समानता बरती गई है, लगभग कि जनसंख्या में इक्वल हो, ज्यादा अंतर ना हो कि कोई ये कहे कि मैं इतनी जनता का प्रतिनिधित्व करता हूं, कोई ये कहे मैं इतनी का, ना जी ना। उनमें समानता लाने की पूरी कोशिश की गई है। थोड़ा बहुत आगे पीछे वो एक अलग बात है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो, प्रथम ध्यान देना, सुकुमार सेन। ये कई बार पूछा जाता है कि भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन था, चुनाव आयोग कौन था? तो ध्यान देना मेरे प्यारे साथियों, सुकुमार सेन होगा, जो एक सदस्यीय था उस समय, ठीक है। उसके बाद में वर्तमान में मैंने कहा ना 1993 से 3 सदस्यीय बना दिया गया। तो वर्तमान में एक तो है मुख्य, एक तो कौन होगा? मुख्य, जिसका नाम है सुनील अरोड़ा, सुनील अरोड़ा। ध्यान देना, वैसे ये चेंज होते रहते हैं साथियों, इसलिए आपको अपडेट भी रहना होगा। जो भी मैं कई महत्वपूर्ण पदाधिकारी बताता हूं, या पहले का आपने मेरे वीडियो देखे हैं, तो हो सकता है उसमें मैंने कोई और पदाधिकारी बताया हो और वर्तमान में कोई और है, तो ये तो आपको अपडेट रहना होगा। अगर आप भारतीय राज्य व्यवस्था पढ़ते हो तो आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, वर्तमान के साथ चलना होगा। न्यूज़पेपरों के द्वारा, न्यूज चैनलों के द्वारा, या जो समसामयिक की जो बुक आती है, मासिक पत्रिका आती है, उससे आपको अपडेट रखना होगा। कोई पदाधिकारी चेंज होता है तो तुरंत अपनी नोटबुक में चेंज कर लिया करो। उस समय ये मत कहना होशियार जी सर ने तो ये बताया था। हाँ, होशियार जी सर ने जब बताया था उस समय तो वही था, लेकिन उसके बाद में चेंज हो गया। आगे बात समझ में? हाँ, और उसके बाद में जो दो अन्य होंगे, ध्यान देना, जिसमें एक तो है सुशील चंद्रा और दूसरा होगा राजीव कुमार, जो पहले अशोक लवासा था। साथियों गौर करना, जबकि अब चेंज होकर के कौन आ गया? राजीव कुमार आ गया। इस तरीके से अपडेट रहना होगा आपको। आगे बात समझ में? कैसा लग रहा है वीडियो? बढ़ रहा है ना आपका नॉलेज? अच्छी जानकारी आप तक पहुंच रही है ना? बता दो। हाँ साथियों, उसके बाद में महिला अब तक एक ही बनी है, वीएस रमा देवी, 1990, जो उस समय एक सदस्यीय था। एक ही महिला मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है भारत की अब तक, जिसका नाम है वीएस रमा देवी, 1990। टीएन शेषन से पहले यही थी, जबकि टीएन शेषन 6 वर्ष तक रहते हैं साथियों। उसके बाद में सबसे लंबे समय तक रहने वाले के सुंदरम, ध्यान देना, 1958 से लेकर के और 1967 तक रहे थे।
सबसे लंबे समय तक भारत के चुनाव आयोग यही रहे थे। इसे भी तैयार कर लेना, क्या पता क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जबकि सुनील अरोड़ा 23वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है, इलेक्शन कमीशन है साथियों। तो ध्यान देना, इस मैटर को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब तो समझ में आ गया ना कि लोकतंत्र में चुनाव की क्या भूमिका है, चुनाव क्यों जरूरी है, लोकतंत्र में निर्वाचन का अर्थ क्या है और मतदाता जागरूकता कैसे लाई जा सकती है। इसके लिए सरकार बहुत ही प्रयास कर रही है, प्रयत्न कर रही है कि ज्यादा से ज्यादा जनता को जागरूक किया जाए। तो आप भी जागरूक हो जाओ, अपने कंपटीशन की अच्छी तैयारी करो, अतीत के गुलाम मत बनो, भविष्य के निर्माता बन जाओ साथियों। मैं बार बार कहता रहता हूं, यह मौका नहीं आएगा। तू चाहे तो हौसलों से रुके तस्वीर मोड़ दे, डगमग नाव किस्मत की बुलंदियों से जोड़ दे, लक्ष्य हो अटल कदम मिलाकर चल, सफलता कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। तो साथियों, सफलता हमें जरूर मिलेगी, बस आप डटे रहना, मेहनत करना, कभी हार मत मानना। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। अब तो हमें जीत के लिए ठानना होगा, जज्बा जोश जनून भरना होगा अपने अंदर, तभी हम सफलता प्राप्त करेंगे। ये संख्या बल आप देख रहे हो प्यारे विद्यार्थियों, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी कंपटीशन को फाइट करके अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करवाना है। ये मौका बार बार नहीं आएगा। जितने जल्दी आप गवर्नमेंट जॉब लगना चाहते हो तो कोशिश करो, अन्यथा एक सभ्य इंसान तो बन जाओ जो कि एक अच्छा जीवन जी सके। वापस ये मौका नहीं आएगा। पूरी ईमानदारी के साथ, अनुशासन के साथ, लगन के साथ अच्छी तैयारी करो साथियों, ठीक है। तो आज वाली क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना साथियों, ये मैं बार बार आपसे निवेदन भी कर रहा हूं। कई मेरे प्यारे विद्यार्थी अभी भी मुस्कुरा रही हैं। देखो सर आज कितना जोर लगा है, मैं आपके लिए ही तो जोर लगा रहा हूं। मेरे जोर लगाने से क्या पता आपके अंदर भी जज्बा जोश जुनून जाग जाए, क्योंकि कई बार बाहर का मोटिवेशन काम कर जाता है जो अंदर की सोई हुई आत्मा को हिला देता है, जबकि खुद के अंदर जो कॉन्फिडेंस होगा वही आपका बढ़िया कॉन्फिडेंस होगा, वही आपको जीत दिलाएगा। चाहे मेरे जैसा सामान्य इंसान कितना भी कहता रहे, उससे आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन है कई मेरे ऐसे प्यारे विद्यार्थी जो मेरे को अपना आदर्श मान करके और अच्छी मेहनत कर रही हैं, और मैं तो उनको यही आशीर्वाद दूंगा कि जल्दी से जल्दी वो सफल हो जाए और उनके लिए सब बढ़िया हो। जो भी वो कार्य करे वो उनके लिए बहुत ही अच्छा और बढ़िया हो साथियों, ठीक है। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर, जो कि एक नया टॉपिक होगा बाल अधिकार और संरक्षण। ये तो मैंने चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ था, तब ये आपको पहले करवा दिया। ज्यादा से ज्यादा रीट के विद्यार्थियों तक शेयर कर देना, हो सका तो समय मिला तो मैं इनको और विस्तार से आपको बता सकूंगा, ठीक है ना साथियों। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। ये दिन बार बार नहीं आएंगे। किसी के साथ द्वेष मत रखो, सभी के साथ प्रेम से व्यवहार करो साथियों, क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है? प्रेम, स्नेह, सहयोग है इस दुनिया में। जो आपको याद करे ये दुनिया, ऐसा कुछ काम करके चले जाओ जो कि आपकी तरह दुनिया भी करना चाहे, और खुश रहो अपने लिए भी और अपनों के लिए, और सबका ध्यान रखो लेकिन अपना भी ध्यान रखो, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।